लास्ट में जो दो हमने फॉर्मूले करे थे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अल्फा के बराबर है, और एक हमने इनइक्वालिटी करी थी कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अल्फा से बीटा के बीच में। ये मैं थोड़ा सा और हल्का सा संक्षेप में दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे ये सारे के सारे। तो कुछ नहीं, बस मैंने इतना बताया था, इतनी बात तुम याद रखो। लॉजिक तो हमने बताया था, लॉजिक में हमने क्या बोला था कि दो तीन चीजें याद रखनी है तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर x 0 से 1 के बीच में होगा, याद करो ये पार्ट्स में तोड़ना सिखाया था ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x होगा अगर x 0 से 1 के बीच में, x माइनस 1 होगा अगर 1 से 2 के बीच में। वो सारी बात बता रहा हूं, उसमें बस इतना याद रखना है कि अगर x 0 से 1 के बीच में है, देन फ्रैक्शनल पार्ट x और x दोनों बराबर होंगे। तो बस एक तो इतनी बात याद रखो हमेशा, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट x और x दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ये चीज हमने लिखी थी। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि अगर मैं x में n ऐड कर दूं और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लूं, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही आएगी अगर n इंटीजर है तो। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर तुम बार बार n ऐड करते जाओ, n कोई भी इंटीजर है, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट उतना ही है जितना x का फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैंने यही बात बोली थी बार बार कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तुम्हें बोल दिया जाए कि 0.1 के इक्वल है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट x और x एक ही बात होगी। तो पहले कोई भी एक नंबर ढूंढ लो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आता है। तो सबसे बेसिक नंबर क्या है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आता है? 0.1। 0.1 का खुद का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होगा, डेसिमल के बाद वाला लेते हैं, इसमें बस इंटीजर ऐड कर दो, हो गया काम। इतना काम चाहिए अपने को, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो मुझे 1/2 और 1/3 के बीच में चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम क्या करो, 1/3 से 1/2 चाहिए ना, तो ठीक है, x जब x 0 से 1 है तब फ्रैक्शनल पार्ट x x के बराबर है। तो पहला इंटरवल तुम्हारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 1/3 से लेकर 1/2, इतना बनेगा। अब बार बार अगर इंटीजर ऐड करते रहो तो फर्क पड़ता नहीं, तो यहां पर n ऐड कर दो, यहां पर n ऐड कर दो, ये अपने पास इंटरवल बन गया। अब इसके ऊपर यूनियन लगाते रहो, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, उनको जोड़कर लिखने का तरीका यूनियन लगाना। बस ये ध्यान रखना अपने को, जो सॉल्यूशन 0 से 1 के बीच में आ रहा है उसी को हमें बार बार एक्सटेंड करते जाना है, ठीक है। एन एन ऐड करते रहो बार बार, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते जाएंगे। इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता या तो इसका जीरो सॉल्यूशन आएंगे या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के बराबर चाहिए, तो हम जानते हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आती है, 2 तो कभी आ नहीं सकती। तो यहां से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 0, नो सॉल्यूशन। और अगर आएंगे तो फिर इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि बार बार इंटीजर ऐड करते जाओगे तो नया सॉल्यूशन मिलता जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है अभी। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मैंने लास्ट क्लास में मैंने भी देखा कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक रिजल्ट टाइप लिखवाया था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अल्फा से बीटा के बीच में है, तो मैंने बताया था कि x की जो वैल्यू आएगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें एक चीज रह गई थी, मैंने बोल दी थी, बस लिखना भूल गया था मैं समझाने के चक्कर में। x बिलोंग्स टू u, याद है ये चीज लिखी थी हमने, n प्लस अल्फा से लेकर n प्लस बीटा। बताया था इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएंगे, अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो ओपन इंटरवल आएंगे, ये चीज बताई थी। n की बार बार वैल्यू पुट करते जाओ, कौन सी वैल्यू पुट करनी है? इंटीजर वैल्यू। अलग अलग इंटरवल मिलते जाएंगे, उनका यूनियन करते रहो। तो मैंने इसमें बोला था कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, लिखा नहीं था बस मैंने, तो वो चीज लिख लो, वेयर अल्फा एंड बीटा लाइज इन द इंटरवल 0 to 1। ये बात होना जरूरी है ऑब्वियसली, ठीक है, तभी वो काम करेगा। बस वो जब मैं समझाने लग गया था तो मैंने लिखना लिखना भूल गया था वो वाली बात। हाँ चलो साइड में लिख दूंगा, एक बार इतना लिखो जो लिखो। अच्छा, अगर 0 से 1 हुआ तो पाई आ जाएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें अगर ऐसा कोई केस अराइज हुआ तो उसमें बात करेंगे।
बाकी क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे इसके ऊपर काफी सारे, और नेक्स्ट क्लास में होपफुली लोग चैप्टर भी चालू हो जाएगा, या उससे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को या मंडे को। वो फिर थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें अलग अलग केसेस बनाकर लिखवा सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा, उतने रट्टे मार नहीं पाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि कहाँ से फॉर्मूला आया, क्या आया। उसके बाद अगर उसमें कुछ, अगर वो ट्वीक करना चाहेगा थोड़ा बहुत, जैसे कि थोड़ा सा उसमें खेलना चाहेगा, तो वो हम साथ के साथ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि अच्छा इसका इलाज ये, इसका इलाज ये। सर लोग मुश्किल है बच्चे, देख चैप्टर तो मैंने तुम्हें बोल चुका हूँ तब तक आईआईटी की फील ही नहीं आती जब तक तुम्हें हर चैप्टर मुश्किल लगे ना, हर चैप्टर मुश्किल लगेगा, लोग भी मुश्किल लगेगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा वो भी मुश्किल लगेगा। मेन मुद्दा ये है कि अगर तुम लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो फिर कुछ टाइम के बाद बिल्कुल आसान लगना चालू हो जाएगा। शुरू में तो हर चीज तुम्हें मुश्किल लगेगी, मैं वो तुमसे वो एक तरह से तुम्हें गोली नहीं दूंगा, मीठी गोली की हाँ मतलब एक दो चैप्टर मुश्किल है शुरू के, उसके बाद बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। 2 साल तुम यही रहोगे कि हर चैप्टर मुश्किल है। अभी 12वीं वाले मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, शुरू में डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, है चैप्टर एक डिटर्मिनेंट नाम का, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अजीब अजीब सी, तो शुरू में वो डिटर्मिनेंट में रो रहे थे कि डिटर्मिनेंट मुश्किल लग रहा है। जब मैट्रिक्स चालू हुआ, डिटर्मिनेंट आसान लगना चालू हुआ, तो 12th में भी ये सेम चीजें चल रही है। अब मैट्रिक्स में शुरू में रो रहे थे, मैट्रिक्स अब जब आधा चैप्टर हो गया तब उन्हें थोड़ा आसान लगना चालू हो गया। तो अगर पढ़ते रहोगे, टाइम देते रहोगे एक चैप्टर को, तो आसान लगेगा वो, एक सर्टेन टाइम के बाद तो लगना चालू हो ही जाएगा। जैसे मैं हमेशा बच्चों को फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैथ्स का एग्जांपल मुझे याद भी नहीं अपनी तैयारी के टाइम का। जब फिजिक्स में एनएलएम खत्म हो रहा था, तब मुझे काइनेमेटिक्स समझ में आ रहा था। तो वो ऐसा नहीं है ना, वो 2 साल की जर्नी है अपनी, वो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टाइम चैप्टर चल रहा है उसी टाइम ही हमें पूरा समझ में आएगा। लगे रहो बस अपना। तो सर हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है करने के लिए। क्यों नहीं है गोपिका, किस चीज के नहीं है ज्यादा क्वेश्चन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के, या इन जनरल बात कर रही है? तो ये तो मैंने बोला था ना कि इस पे उतने इंडिविजुअली सवाल बनते नहीं, इसलिए मुझे बनाकर भेजने पड़े। जो ये डीपीपी टाइप भेजी है, डीपीपी ये बस 10-11 सवालों की तो बहुत है, इतने पे तो और कुछ क्लास में तो अभी और करेंगे ही करेंगे अपने। ठीक है, उतने बनते नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें फिर वो और पंगे आ जाते हैं कि इसकी रेंज बताओ, इनटू बताओ, ऑन टू बताओ, पीरियडिक बताओ। बनते तो हैं इन पर, लेकिन वो सारी चीजें फिर हम 12th में कर पाएंगे। फिलहाल हम उतना करें, एक तो केवीपीवाई में हेल्प मिल जाए, केवीपीवाई में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, इन पर सवाल पूछ ही लेता है हर साल, लगभग एक सवाल तो पूछ ही लेता है। तुम्हारी टाइम पे ना पूछे तो बात अलग है, लेकिन जो भी, तो एक तो वो फायदा हो जाएगा, एक पहले से पढ़ा होगा तो 12th में उतना पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा मुश्किल चीजें पढ़कर हमारा दिमाग खुल जाता है, तो क्वेश्चन पर उतना मत करो, जितना थ्योरी पढ़ाई उस पर जितने टाइप के सवाल बनते होंगे जो तुम इस टाइम कर सकते हो वो करवा दूंगा सारे, भले वो डीपीपी में से करवाऊं या क्लास में करवा दूं, तभी तो टाइम लग रहा है ना इतना। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये था कुछ नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स बना सकते हो। कहोगे तो मैं बना के दिखा दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुमने डायरेक्ट रूट्स निकाल ली होंगे। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस फर्क इतना है कि एक्स में ना होकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में है। तो यहां से सोल्व करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी या तो 1/2 या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 1/3। अब तुम्हें नोटिस करना है, एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि जो नंबर आ रहा है वो रेंज में आ भी रहा है नहीं आ रहा। जैसे मान लो हम जब बॉक्स में क्वाड्रेटिक सोल्व करते थे तो हम क्या लिखते थे, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0.2 आ गई, मान लो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो ऐसा नहीं है ना कि जो आ गया उसके हिसाब से डायरेक्ट काम कर दिया। हमें देखना पड़ता था कि बॉक्स ऑफ एक्स 0.2 हो भी सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर होगा। तो वैसे ही जब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में काम कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रही है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। इतना बड़ा सा कैसे आ रहा है यार ये? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तो दोनों जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, मतलब दोनों वैल्यू काम की है। तो हमने कहा था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अल्फा के इक्वल है
तो x की वैल्यू n प्लस अल्फा आएगी, मतलब n प्लस 1/2 आएगा, या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस 1/3, जहां पर हम जानते हैं n इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब क्या होगा, 0 रखोगे तो 1/2 और 1/3, 1 रखोगे तो 3/2, फिर 5/2, 7/2, 9/2, -1 रखोगे तो -1/2, -3/2, -5/2। तो यहां से भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, यहां से भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, सारी हमारी काम की होंगी। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर है, बस मैच किया था आंसर। ठीक है, ट्राई तो सभी करके आए हो ना। अच्छा एक बात और, ये बुकलेट डिस्कशन की तरह नहीं है, ये प्रॉपर नोट्स का पार्ट है तुम्हारा। एन लगाना नहीं भूलना, एन तो लगाना ही अपने को। दोबारा बोलो, नोट्स का पार्ट है ये क्वेश्चन। अगर तुमने क्लास मतलब नोटबुक में नोट होने चाहिए सारे सॉल्यूशन के साथ। ये मत करना कि बस सोल्व कर लिया हो गया काम, क्योंकि आज तो सोल्व हो रहे हैं, आज समझ में आ रहे हैं, बाद में जब नोट्स रिवाइज करोगे तो, जब मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। तो अगर नोट्स में ये सवाल होंगे ही नहीं तो बाद में इनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये 10 ये 11 जितने भी सवाल हैं सारे नोट्स में लिखोगे, हर किसी का प्रॉपर सॉल्यूशन नोट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि डीपीपी की तरह ट्रीट कर रहे हो इसे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। चलो इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा पहले। r माइनस क्यू, नहीं तरनदीप, नहीं नहीं गौतम, मस्किन सही है, बिल्कुल सही है, गोपिका सही है, लिखने का हल्का सा तरीका गलत है लेकिन सही है, वंश सही है, बिल्कुल सही, नहीं गौतम, अभी भी नहीं, नहीं आशुतोष, नहीं। पहली बात तो अगर z पॉजिटिव करना हो ना अपने को, इंटीजर पॉजिटिव, तो उसका सिंबल होता है z प्लस। तो देखो इसमें करने का क्या है, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब ये हमसे क्या चाह रहा है, ये हमसे चाह रहा है कि 0 से बड़ा हो। ठीक है, इतनी बात चाह रहे हैं ना ये हमसे। तो 0 से बड़ा तो वैसे भी होगा, मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है कि 0 के इक्वल ना हो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 के इक्वल नहीं होगा तो 0 से बड़ा तो अपने आप होगा। तो ये लिखना और ये बात लिखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, एक ही चीज हुई ना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर 0 नहीं होगा तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि उसकी रेंज क्या है, 0 से 1। अब मुझे ये देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब आता है। वो हमने बताया था कि जब जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर होगा तब तब उसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब बेसिकली मेरा काम ये हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूं x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए बस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए बस। इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू लेगा तो अपने आप इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी। तो या तो तुम अपना आंसर इस तरीके से लिख दो, सही है, x डज नॉट बिलोंग टू z, यानी इंटीजर नहीं होगा। या फिर तुम अपना आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r, मुझे सारे के सारे रियल नंबर चाहिए, बस इंटीजर नहीं चाहिए, तो r माइनस z, ये आंसर है। जल्दी से बताओ समझ में आया, अगर डाउट है, डाउट है तो जल्दी से पूछो। वही शुरू के 3-4 सवालों में दिक्कत आएगी, उसके बाद बहुत आसान है। नहीं गोपिका, जेड को ब्रैकेट में, जेड खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे अगर मान ले मैं कहूं कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5। अब जब मुझे ए यूनियन बी लिखना होता है तो मैं ए और बी सेट को लिखना चाहता हूं, तो मुझे ए लिखते ही समझ में आ गया ना कि वो सेट है। अब मुझे ये थोड़ा ना करना पड़ता है कि ए के ऊपर करली ब्रैकेट्स, क्योंकि वो ए लिख दिया तो वो अपने आप सेट बन गया। वो वैसे ही जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल इंटीजर्स का सेट, तो वो पहले से सेट है, उसके ऊपर करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। वही मैं कह रहा था कि तेरा आंसर सही था, बस वो लिखने की तरीका बस थोड़ा गलत था। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। थर्ड में वो कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आनी चाहिए। चलो इसका आंसर कौन बताएगा, जो बताना चाहे वो तो बताओ, लेकिन इसका आंसर आशुतोष तू बता भाई, क्या है तेरा।
ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि तुम करके आए हो। हाँ भाई आशुतोष, तेरा आंसर चाहिए मुझे इसमें, जल्दी से बता क्या आएगा। ख्याति बिल्कुल सही है। नहीं आशुतोष, नहीं बच्चे, नहीं गोपिका, गौतम थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर तू n+1/2 से n तक जा रहा है भाई, तो तू बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, वहां तूने थोड़ी गलती कर रखी है। मस्किन बिल्कुल सही है। गौतम तेरी सोच ठीक है, लेकिन वही तूने वहां थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। आर्यन नहीं, इनइक्वालिटी है तो आंसर इंटरवल में आएगा, ये मानकर चलो लगभग लगभग। नहीं विदुर, हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई इंटरवल आंसर में होगा तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे जो आंसर में होंगे। अगर कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो मिसिंग होंगे। क्योंकि मान लो मुझे 1 नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए तो 1 के साथ इंटीजर ऐड करने से जो नंबर बनेंगे वो भी नहीं चाहिए, इसलिए सारे के सारे इंटीजर गायब हुए। अगर मुझे 1/2 चाहिए तो 1/2 में इंटीजर ऐड करने से जितने नंबर बनेंगे वो सारे चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पर देखो, अब मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1/2 से बड़ा कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं ताकि मेरा देखना ऑब्जर्व करना आसान हो सके। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 1/2 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 1 से बड़ा तो जा ही नहीं सकता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो 1 से तो छोटा ही होगा, और 1 पर क्या होती है, इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, अब 1/2 से 1 आ गया, अब कुछ नहीं करना, इंटीजर लिख दो, x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ इंटीजर ऐड कर दो, n+1/2 से लेकर n+1। एक तो यार इसने दुखी कर रखे हैं, n+1/2 से लेकर n+1। ऑब्वियसली यहां पर इक्वल टू नहीं है तो ओपन आएगा, इक्वल टू है तो क्लोज्ड आएगा। अब बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, अब बहुत सारे इंटरवल बनेंगे तो उनको यूनियन लिखकर लिखना पड़ेगा, तो यू लगा दो और n बिलोंग्स टू i, ये आंसर। समझ में आया क्या किए? अपनी अपनी गलतियां पहचानो, अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर पूछो डाउट कि हाँ मेरे वाला क्यों गलत है, क्योंकि वही मैं हमेशा बोलता हूँ, सही सॉल्यूशन जानना जरूरी है लेकिन अपनी गलती पहचानना भी जरूरी है। और नोट करो तीनों के सॉल्यूशन, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। ग्राफ हमने बनाया क्या था, हमारा ग्राफ ऐसा सा बना था अगर याद हो तो, यही लाइन सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा था। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं। मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 चाहिए, मतलब मुझे y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और y एक ही तो चीज है। अगर वो 1/2 से बड़ा चाहिए तो y 1/2 से बड़ा चाहिए। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें मैथ्स में हम हमेशा एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा ग्राफ छोटा बनाया है, नोट कर लिया क्या सबने? अगर नोट हो गया तो फिर थोड़ा बड़ा कर दूंगा इसको। तो मैथ्स में हम हमेशा क्या करते हैं, जब इस टाइप की इनइक्वालिटी ग्राफ से करनी हो तो पहले एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, जब बराबर है, y इक्वल टू 1/2 की बात करते हैं सबसे पहले। तो y इक्वल टू 1/2 मुझे पता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगर y 1/2 के बराबर चाहिए मतलब इस लाइन के ऊपर चाहिए, या मतलब इस लाइन के ऊपर लाई करे, और अगर y ग्रेटर देन 1/2 चाहिए मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट x के ऊपर है, मतलब दोनों में कॉमन हो। एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, भावना यही है कि ये वाला पार्ट जो ये येलो से शेड कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो y इक्वल टू 1/2 लाइन के ऊपर आ रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ को बिलोंग कर रहा है, या फिर ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मतलब x की वैल्यू से है ना, y तो चलो ठीक है, वो तो सवाल वाले नहीं दिया हुआ है, वो मुझे नहीं करना, मुझे x से मतलब है। x का मतलब x एक्सिस पर जो पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है वो है 0, 1, 2, 3 और 4।
तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x और x एक ही बात है। तो ये दोनों कहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे? 1/2 पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसमें कौन सा इंटरवल आया? ये शेडेड पार्ट है ना मेरा, ये वाला जिसको डार्क कर रहा हूं मैं। तो इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1/2 से 1। तो पहला इंटरवल आएगा 1/2 से 1। फिर मैं कहूंगा कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अब इस वाले पार्ट के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूं 2 है, मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब मैं जानता हूं 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू कितनी आती है? फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x - 1 आती है। इस x - 1 वाली लाइन का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है y = 1/2 के साथ। तो दोनों जगह से y उठाकर अगर इक्वेट करवाएंगे तो x - 1/2 सॉरी x - 1 = 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट 3/2 है। तो अगला x की जो इंटरवल आएगा वो आएगा 3/2 से 2। इसी तरीके से 5/2 से 3, 7/2 से 4, और उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये यूनियन वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ बस वही है कि जिससे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाए। मैं थोड़ा पसंद नहीं करता तो मैं ये वाला तरीका थोड़ा कम बताता हूँ। ग्राफ की मदद हम लेते हैं, बहुत जगह लेते हैं, कई जगह ग्राफ से ही काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है उसकी इतनी। बढ़े आगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? अक्षित बताएगा। भाई तेरा क्या आंसर आया, बता जल्दी से अक्षित। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सर x की वैल्यू 1/2 कैसे निकाली बच्चे? क्योंकि जब मैं अब यहाँ देख 0 से 1 के बीच में काम कर रहा हूँ ना, 0 से 1 के बीच में हम जानते थे कि y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के बराबर होता है। तो एक तो मैं इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, एक ये जो y = 1/2 वाली लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों जगह से y उठाकर इक्वेट करवा देंगे। तो x = 1/2, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसी अगली वाली जो लाइन है, ये वाला पोर्शन, वो है y = x - 1। हॉरिजॉन्टल लाइन तो वही है y = 1/2। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, x - 1 = 1/2, x = 3/2, तो वो आ गया। हाँ भाई अक्षित, भेज दिया गया तूने? x बिलोंग्स टू r, बिल्कुल सही है, ये आंसर आएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी चाहिए। मैं जानता हूं फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, ये बात तो हम जानती है ना, बार बार बोल रहे हैं, बस इसी बात पर ध्यान दो। तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो वो 2 से छोटा तो होगा ही होगा। मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये इनइक्वालिटी तो ट्रू है, ये कभी भी गलत नहीं होगी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r, हर x काम का है। तो अब वही तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि अगर अल्फा बीटा 0 से 1 के बीच में ना आए तो क्या होगा। तो उस तरीके से लॉजिकली सोच के कर लेंगे हम साथ के साथ। ठीक है, तो वो अलग से कैसे, अब मैं हर में फॉर्मूला लिखवाऊं कि अल्फा बीटा में से अल्फा अगर 0 से छोटा हो गया या बीटा 1 से बड़ा हो गया तो ये होगा, वो 4-5 केस बन जाएंगे, रट्टे मारने का कोई मतलब बचेगा नहीं उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में उसने बोला हुआ है कि x की वैल्यू बताओ अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.7 से छोटा है। इसका आंसर कौन बताएगा? जिसको बताना हो वो बताता रहे, लेकिन अगला नंबर है अनन्या। अनन्या क्या आंसर आएगा, बता जल्दी से। सर हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू यूनियन n + 0। हाँ विदुर, वो लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली r को ही लिखने का दूसरा तरीका हो गया। उसमें कोई नंबर छूटेगा ही नहीं, तो सही चीज आएगी, वही आएगा। मतलब जो तू तरीका बता रहे हैं ना, वो r को ही लिखने का एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है बस। कनिष्का सही है, ठीक है। मानिक नहीं, मानिक n तो आएगा ही आएगा बच्चे आंसर में, या तो डायरेक्ट आंसर 5 आएगा, नहीं तो n तो होगा ही होगा, जरूरी है। मस्कीन सही है, ख्याति सही है, करणदीप सही है भाई, वंश सही है, गौतम सही है। नहीं सही तो क्या, तूने पूरा लिखा नहीं शायद। नहीं आर्यन, पाई तो कैसे आ जाएगा। गौतम सही है, नदम सही है, अक्षित सही है। अनन्या तू बता, तेरे डाउट, तेरे आंसर का वेट कर रहे हैं सब लोग। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बोल दे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर आएगा ही आएगा। नहीं हुआ तो बोल दे कि हाँ नहीं हुआ। विदुर सही है, गोपिका नहीं, गलत है।
मंत्रा या मंत्र सही है, नहीं अनन्या ये नहीं आएगा, ईशजोत सही है, पार्थ सही है, शायद तूने गलत टाइप कर दिया क्योंकि वो आंसर तो नहीं, कुछ नहीं। दोबारा इसको थोड़ा सा, अगर हमें एक साइड की वैल्यू पता है तो दोनों साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मुझे पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0.7 से छोटा तो चलो इसने दिया हुआ है, ठीक है, वो तो इसकी मर्जी थी, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना तो कह ही सकता हूं कि 0 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये वाली चीज सही होनी चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 से तो बड़ा ही होगा। एक्स की वैल्यू आ गई बस यहां से, यू लगाओ, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल्स का यूनियन लेना पड़ेगा। अच्छा, 0 है एक तरफ, 0 में n जोड़ दो, क्या बचेगा, n मिलेगा। 0.7 में n जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 0.7। यहां पर इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल, यहां पर इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। ये आंसर है बस, ठीक है, ये काम करना है अपने को। नहीं आयान, उस तरीके से आंसर नहीं देते बच्चे, वो तुझे 0.00001 में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखते, वो अपने आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट उस चीज की टेंशन खत्म कर देते हैं हमारी। ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ लेना। छठा सवाल, इसका आंसर बताएगा अंकित। बता भाई अंकित कितना आएगा आंसर इसका, तो मुझे भी नहीं पता। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। गौतम सही है, अंकित सही है। किससे पूछा था, अंकित तेरे से ही पूछा था ना मैंने। कनिष्का सही है, गेट बंद कर। कनिष्का सही है, अंकित सही है, गौतम सही है, मानिक सही है, तनीश, सबका ही सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। छठे में हमें बोला हुआ था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 1/√, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1। मैं जानता हूं कि रूट को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट -1, ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैसे तो हम इक्वल टू 0 भी लगा लेते हैं, लेकिन यहां पर लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब यहां से मुझे मिला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि मैं जानता हूं कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है किसी भी एक्स के लिए, तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, ये आंसर आएगा। ठीक है, छठे सवाल का आंसर ये होगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ का आंसर कौन बताएगा। अथर्व, हाँ भाई तेरा डाउट, तेरा आंसर बता, सेवेंथ का क्या आएगा जल्दी से। अथर्व सेवेंथ का आंसर क्या आएगा भाई। कनिष्का सही है, बिल्कुल सही है। सेवेंथ करे थे ना अपने। सेवेंथ का आंसर काफी लोगों ने बता भी दिया और सही भी बताया। कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल सवाल है। सेवेंथ में हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट में क्वाड्रेटिक दे रखी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर -0.9 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 0.14 लेस देन इक्वल टू 0। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, अगर तुम इसके फैक्टर्स बनाओगे तो वो फैक्टर्स बनेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -0.2, अगला फैक्टर आएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -0.7 लेस देन इक्वल टू 0। हमेशा नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इनको, इस टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। 0.2, 0.7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट। अब देखो, अगर x में क्वाड्रेटिक होती है तो वैल्यू x की निकल कर आती है, लेकिन यहां पर जो क्वाड्रेटिक है वो फ्रैक्शनल पार्ट x में है, तो वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट x की। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू है वो आएगी 0.7 और 0.2 के बीच में, क्योंकि यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर भी इक्वल टू लगाएंगे अपने। 0.2 से 0.7 आ गया। अब वही वाला काम है जो पिछले 5-6 सवालों से करते आ रहे हैं हम। x की वैल्यू आ जाएगी यूनियन, n इंटीजर है, दोनों तरफ n n जोड़ दो, तो ये आ जाएगा n प्लस 0.2 से लेकर n प्लस 0.7। हर जगह इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा, बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, उनका एंड में जाकर यूनियन ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, पूछ लो, जल्दी से नोट करो जितने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। और एट्थ का आंसर बताओ, कौन बताएगा। एट्थ का आंसर बताएगा देवान गोयल।
पहले तो मुझे खुद को सोचने दो क्या आंसर है। हाँ सही है, ये तो आसान सा सवाल है। कनिष्का सही है, तरनदीप सही है, आशुतोष सही है। हाँ चलो ये तो ठीक है, ये तो क्या ही है। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। ये तो हम जानती हैं x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x तभी होगा जब x 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो किसी का पूछ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से ये आसान था, सबका हो ही गया होगा। 9th का आंसर क्या आएगा? चलो पहले तो इतना नोट करो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। जल्दी से नोट करो, नहीं अक्षित 5 नहीं आएगा बच्चे। प्रीति सर 4th क्वेश्चन वापस समझा। क्योंकि 4th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 2 से छोटा नंबर है। तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आती है। एक एक सेंटेंस ढंग से सुनना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आती है 0 से 1। तो अगर कोई नंबर 0 से 1 है, 0.1, 0.2, 0.9, 0.999, तो हर नंबर 2 से तो छोटा होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x तो हमेशा ही 2 से छोटा है। इसका मतलब हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। और हर वैल्यू को एक जगह इकट्ठा करके लिखने का तरीका क्या है? x बिलोंग्स टू r, क्योंकि r में सारे के सारे रियल नंबर आ गए। समझ में आया? अभी भी डाउट है? नाइन्थ में देखो क्या करना होगा। नाइन्थ में हमें बोला गया है कि x+2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर है। या अगर इसको उल्टा करके लिखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x+2 के इक्वल है। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला भी जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस बॉक्स ऑफ x होता है। जानते हैं ना हम ये चीज कि फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस बॉक्स ऑफ x होता है। अगर कंपैरिजन करें तो ये दोनों तो सेम है, x सेम है। तो 2 जो है वो किसका काम कर रहा है? माइनस बॉक्स ऑफ x का। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस बॉक्स ऑफ x जो है वो 2 के इक्वल है और बॉक्स ऑफ x जो है वो -2 के इक्वल है। अब ये सवाल एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट का ना होकर ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, बस उसने लिखा इस तरीके से हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट x आ रहा है। तो सवाल किसका बन गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n हमें दिया हो तो हम जानते हैं x की वैल्यू आती है n से लेकर n+1, जहां पर n का मतलब -2 है। -2 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? -1। बहुत सारे सवाल करे थे हमने। इस वाले पर ओपन आता है और इस वाली साइड पर क्लोज्ड आता है। ये मेरा आंसर है बस। ठीक है, जल्दी से 10th और 11th भी डिस्कस कर लेते हैं। 10th में बोला हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। देखते हैं क्या करें। फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को? f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्नम x, माइनस में बोला हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x। मैं जानता हूं रूट को डिफाइन करने के लिए एक ही कंडीशन काफी है कि रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सिग्नम x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात है। अब दिक्कत यह है कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आ गए, सिग्नम भी आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया। दोनों में इकट्ठे डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, सिग्नम को डिफाइन करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें 3 ही केस बनाने कि x पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो मैं 3 अलग अलग केसेस बना लेता हूं। केस 1 में बनाकर चलता हूं कि लेट x इज लेस देन 0। मान लेते हैं x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा होगा तो सिग्नम x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। तो ये बनेगा -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। मेरा सवाल तुमसे ये कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है कि फ्रैक्शनल पार्ट x -1 से छोटा आ जाए? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x अगर 0 से 1 के बीच में है तो -1 से छोटा कैसे आ जाएगा? तो ये केस भाड़ में गया, किसी काम का नहीं है। अच्छा, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 है कि x इक्वल टू 0 हो जाए। अगर x 0 के इक्वल हो गया तो सिग्नम x कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सही है ना ये चीज तो, कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ट्रू है। मतलब x इक्वल टू 0 काम का है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा केस 3 की। केस 3 मेरे पास होगा
कि इस बार हम x को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अगर मैं x को पॉजिटिव लूंगा तो सिग्नम x की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, दोबारा मेरा सवाल ये है कि ये कभी सही है? जो एंड में हमने लिखा है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ये कभी सही होगा ऐसा चीज या नहीं होगा? टोन पे मत जाया करो मेरी, मैं पहले बता रहा हूँ कि टोन ऐसी है तो इसका मतलब आंसर नो सर होगा, या टोन कोई और है तो यस होगा। अपना दिमाग लगाओ फिर सोचो, मतलब दिमाग लगाकर नदम ग्रेटर होगा तो वो तो दोनों इनइक्वालिटी जरूरी नहीं है ना एक साथ काम करें हमारी, हमें तो एक ही चाहिए होता है, या तो इनइक्वालिटी हो या इक्वालिटी हो, दोनों एक साथ तो वैसे भी नहीं हो सकती। ये वाली है, सिंगेज वाली है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमेशा ही 1 से छोटा होगा ना, इक्वल टू 1 नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में वो चीज है, मुझे चाहिए भी नहीं बराबर, क्योंकि दोनों में से एक चीज जरूरी है, या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। तो ये बात तो ट्रू है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? जो जो एक्स हमने लिया हुआ है पॉजिटिव, वो हर एक्स इसके लिए काम करे। तो थर्ड केस का आंसर क्या आया? एक्स ग्रेटर देन 0 आया। केस 1 से कुछ भी नहीं मिला, केस 2 से एक्स इक्वल टू 0, केस 3 से एक्स ग्रेटर देन 0। अगर सबको कंबाइन करके आंसर लिखें, सबका यूनियन करके आंसर लिखें, तो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 पर क्लोज्ड, क्योंकि 0 यहां से इंक्लूड हो गया। समझ में आया तो नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 9th में मैंने 0 से 1 में से 2 सेपरेट कर दिया, उससे भी आंसर आ गया। गौतम लॉजिक क्या है उसके पीछे जो तुमने लगाया है भाई? 0 से 1 क्यों लिया और उसमें से 2 सेपरेट क्यों किया? लॉजिक क्या है उसके पीछे? ऐसा नहीं ना, वो तो फिर तू कह दे कि मैंने कुछ भी यूं कर दिया और आंसर, लॉजिक होना चाहिए उसका। इस सवाल में अप्लाई हो गया, अगले सवाल में भी अप्लाई होना चाहिए ना वो। सब बिना केस बनाए करा था, आंसर सही आया। बिना केस बनाए कैसे करेगा विदु? वो ये हो सकता है कि तूने मन में सोच लिया हो कि अच्छा एक्स नेगेटिव होगा, ये होगा वो होगा, तो वो तो मुझे तो लिखकर बताना ही पड़ेगा समझाने के लिए, लेकिन बिना केस बनाए कैसे करेगा इसे? वो तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि जब वन ने सर समझ नहीं आया 0 से इंफिनिटी कैसे लिखा। हमने कहा केस 3 के लिए जो अम्ब्रेला कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन के तहत हम काम कर रहे हैं, वो है कि x ग्रेटर देन 0 है। उससे हमें निकल कर आया हमारे पास कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं। मतलब जो जो हमने यहाँ पर x लिखा हुआ है वो हर x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल मेरे काम का होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? 0 से इंफिनिटी। अब बताया हुआ है कि एक केस के अंदर हम हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर अलग अलग केसेस हैं तो उनमें आपस में यूनियन लिया जाता है। तो यहां से तो कोई एक्स मिला ही नहीं, यहां से एक्स मिला 0 से इंफिनिटी, और यहां से हमें मिला था एक्स इक्वल टू 0। तो 0 से इंफिनिटी है और 0 इसने दे दिया, तो इस वजह से 0 पर क्लोज्ड आ गया, नहीं तो हम ओपन लगाते। अब समझ में आया? अभी भी दिक्कत है? 9th का लॉजिक था कि 0 से 1 फ्रैक्शन की रेंज होती है, तो फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ गौतम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, 2 सब्ट्रैक्ट क्यों करा? उसके पीछे क्या लॉजिक था 2 सब्ट्रैक्ट करने के पीछे? उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा ना। 3 क्यों नहीं करा, 4 क्यों नहीं करा, या 2 ऐड क्यों नहीं करा? उसका लॉजिक मांग रहा हूं मैं। वो तो मुझे पता है कि फ्रैक्शन x प्लस 2 इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट x दिया हुआ था। हाँ तो वो तो क्वेश्चन, हाँ मतलब तो तू क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ।
हमें कैसे पता कि पूरी की पूरी रेंज में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है? अगर मैं तेरी लॉजिक पर जाऊं, एक मिनट रुक, मैं तेरे लॉजिक पे जाता हूं। अगर मैं तेरे लॉजिक पर जाने की कोशिश करूं तो मेरे पास मान ले दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x प्लस 1.2। तो तेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज आती है 0 से 1, है ना? अब जैसे यहाँ पर 2 ऐड था तो यहाँ पर 1.2 ऐड है, वहां पर हमने 2 सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 1.2 गया तो माइनस का 1.2, 1 में से 1.2 गया तो माइनस का 0.2। तो मेरा सवाल तुझसे ये है कि ये आंसर सही है गलत है? अगर ये इक्वेशन दी हो ब्लू वाली तो ये जो मैंने आंसर निकाला है ये सही है गलत है? बाकी लोग भी बताओ भाई सही है गलत है? सही है तो कैसे सही है और गलत है तो क्यों गलत है और एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका? वो तुम सवाल समझ रहे हैं ना मेरा? तो जो तूने 2 सब्ट्रैक्ट करा मैंने वैसे 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और मैंने अपनी नई इक्वेशन का आंसर निकाल दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ये आंसर सही है गलत है? गोपी का बिल्कुल सही। गौतम सही कह रहे हैं। मस्किन बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरनदीप सही कह रहे हैं। गौतम हाँ, गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होता है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1.2 आ जाएगी और मैं जानता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकता। तो वो गलत हो गया वहां पर। लेकिन जो तू लॉजिक, पता नहीं मेरा लॉजिक भी मुझे समझ में आ नहीं रहा कि तू करना क्या चाह रहा है, कि क्यों 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं? या तो तू ये कह रहा है कि तुझे +2 दिख गया तो तुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना है बस। लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना हमारे पास। और जब तक लॉजिकली काम नहीं करेंगे तो देख ले यहाँ पर फेल होगी वही वाली बात। और मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं ना सोच पा रहा हूँ या तू जो लॉजिक कहना चाह रहा है वो मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। तो या तो वो एक्सप्लेन कर कि क्यों 2 माइनस करना चाह रहा है, क्या सोच के माइनस करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर तो 1.2 दिख रहा है तो 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन आंसर ऑब्वियसली गलत आ रहा है। एक्चुअली आंसर इसका आएगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया वो डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि सोल्व द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा क्या आएगा? तुषार बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको सोचने का तरीका क्या होगा? मुझे पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इंटीजर वैल्यू ना ले। ठीक है, ये बात तय है। एक मिनट रुको, अब ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी इंटीजर वैल्यू लेगा। तभी तो दोनों बराबर हो सकते हैं ना, नहीं तो बराबर होने का सवाल ही नहीं उठेगा। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये भी हम जानते हैं। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अगर इंटीजर के बराबर है तो वो सिर्फ 0 वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर आता है 0। आता तो 1 भी है लेकिन 1 पर इक्वल टू नहीं है तो इसलिए 1 ले नहीं सकते। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी और साथ ही साथ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 होनी पड़ेगी। अब मैं जानता हूं मुझे मतलब है एक्स से, ये तो सिर्फ एक तरह से बीच के स्टेप है। मुझे मेन मतलब एक्स से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दो। तो इस एक्स का इंटीजर पार्ट भी 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, तो आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। ये काम करना है मुझे। अगर समझ में आया तो नोट करो। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कुछ और टाइप के सवाल। कुछ आसान लग रहा है पिछले वाले लेक्चर के कंपैरिजन में फ्रैक्शनल पार्ट। जितना पहली बार प्रॉपर्टीज सुनने में लगा होगा होपफुली उससे थोड़ा आसान लग रहा होगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जैसे मैं अगर तुम्हें याद दिलाऊं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम भूल रहे होगे। एटलीस्ट मेरे साथ होता था, मैं वही तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरी मेमोरी ज्यादा खराब हो, लेकिन कुछ कुछ बातें पुरानी वाली अगर भूलना चालू कर चुके हो तो अब सही टाइम है नोट्स रिवाइज करने का। इनइक्वालिटीज के मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज अगर भूल रहे हो, मतलब ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि अगला जो टेस्ट है, नहीं कल नहीं होगी क्लास तेजस्वी, कल नहीं है, कल तो तुम्हारी पीटीएम है 10:15 बजे है शायद।
पता लग गया ना तुम्हें पीटीएम है कल तुम्हारी? नहीं हुआ ऐसा कुछ? हो सकता है फिर ना भी हो, जहां तक मुझे पता है पीटीएम है तुम्हारी कल, मतलब ऑनलाइन ही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, ऐसा आया था सर कुल। हाँ तो फिर वो कुछ बच्चों के पास आ गया होगा, बाकियों के पास आने वाला होगा। पीटीएम है कल तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम भी शायद होगे उस मीटिंग में। तो मैं ये कह रहा था, छोड़ो पीटीएम छोड़ो एक बार, कुछ कह रहा था मैं। हाँ मैं ये कह रहा था जैसे नेक्स्ट टेस्ट होगा संडे को होगा, उसमें मान लो मोड नहीं आ रहा, मान लो, या इनइक्वालिटीज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पीछा छूट गया और वो हो गया खत्म। ऐसा नहीं है कि 10th में आ गए तो 9th की हिस्ट्री काम की नहीं है। तो नोट्स रिवाइज करते रहना, मेरे बार बार कहने का मतलब वही है। टेस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा, अगले हफ्ते टेस्ट है नहीं है, वो चीज मैटर नहीं करनी चाहिए हमारे लिए। तब तक नोट्स पढ़ते रहो जब तक कि उससे बोर ना हो जाओ कि बस अब एक एक चीज याद है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2 महीने बाद उठाओ उसे। चलो कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। ढूंढने दो सवाल, नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा तो उससे आंसर पता नहीं क्या आएगा। लिखो, सोल्व द इक्वेशन, सोल्व 2 टाइम्स box of x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, पहला सवाल है, पहला सवाल मैं करवाऊंगा, उसके बाद तुम ट्राई करोगे अगला एक दो सवाल। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस इस टाइप की आती हैं जिसमें क्या है, बुक्स आता है, एक्स आता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीन चीजें होती हैं, बुक्स, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स। या तो तीन चीजें होंगी या तीन में से कोई दो चीजें होंगी, और तुम्हें सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हम अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड पढ़ते आए हैं कि सोल्व कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स आ जाएगा, बुक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उस तरीके से ये सवाल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चन करे या तो उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट था, भले ही फ्रैक्शनल पार्ट में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, इनइक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो, ऐसे ही बुक्स में काम था, या तो सिर्फ काम हो रहा है तो बुक्स ऑफ एक्स में ही काम हो रहा है, बीच में फ्रैक्शनल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आई, एक्स भी आ गया, बुक्स ऑफ एक्स भी आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी आ गया, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन को हमें सोल्व करना हो तो उसको सोल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, एक स्पेसिफिक मेथड है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो मेथड क्या है? सबसे पहले तुम्हें एक्स को गायब करना है। तुम्हें अपनी ध्यान से सुनना जो जो स्टेप बोल रहा हूं, तुम्हें अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में, इन दो चीजों में चाहिए, एक्स नहीं बचना चाहिए। तो एक्स को गायब करने का तरीका क्या होगा? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं जानता हूं एक्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। कोई भी नंबर अपने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम से मिलकर बनता है। तो पहले तो ये वाली वैल्यू पुट करो, तो तुम्हारे पास बनेगा 2 टाइम्स बुक्स ऑफ एक्स इक्वल टू बुक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ये कहां से आया? एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से आया। प्लस में है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। यहां से सोच के देखो क्या बना, यहां से बना बुक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे ही तुमने एक्स को एलिमिनेट करा, हो सकता है एक्स पहले से एलिमिनेटेड फॉर्म में हो, लेकिन अगर एक्स को एलिमिनेट कर दिया तो सब कुछ करने के बाद बॉक्स में और फ्रैक्शनल पार्ट में ये इक्वेशन बनेगी। अगला स्टेप तुम्हारा हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू अलग कर लो, उसको अलग से निकाल लो। जैसे कहने का मतलब, फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू आएगा बुक्स ऑफ एक्स अपॉन 2। ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? मैं जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि बुक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 की जो वैल्यू है, यहां पर मैं बोलूंगा बुक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। इससे फायदा देखो क्या होगा, एक अच्छा फायदा ये हो रहा है, बुक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 और 0 के बीच में, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि मैं जानता हूं कि बुक्स ऑफ एक्स सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं। अब मैं ये चेक कर लूंगा कि 0 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। तो 0 से 2 के बीच में दो ही इंटीजर आ रहे हैं, या तो बुक्स ऑफ एक्स 0 के बराबर होगा
या फिर बॉक्स ऑफ एक्स 1 के बराबर होगा। होने को 2 के इक्वल भी हो सकता था, लेकिन 2 पर इक्वलिटी नहीं है। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठाकर ऊपर पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अब वो काम नहीं करना तुम्हें कि बॉक्स ऑफ एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू 0 से 1, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकालोगे यहां से। बॉक्स ऑफ एक्स 0 है तो 0.2 0 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 आएगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा, अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 कितना होगा, 0.5, ये वैल्यू वैल्यू आ गई। तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 है, अगर बॉक्स की वैल्यू 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.5 है। लेकिन मुझे एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स से तो मतलब है नहीं, मुझे मतलब है एक्स से। तो मैं बोलूंगा कि एक्स की वैल्यू तक पहुंचने के लिए मैं इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 0, और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा 1 और 0.5 को तो आंसर आएगा 1.5। तो बेसिकली इस इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन है, 0 और 1.5। तो 2-3 स्टेप का ध्यान रखना है। अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो पहले पूरी की पूरी इक्वेशन को बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करोगे, कैसे, इस फॉर्मूले का यूज करके। फिर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकालोगे इसकी टर्म्स में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। फिर तुम बोलोगे कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, वहां से बॉक्स की रेंज आ जाएगी, बॉक्स का एक इंटरवल आ जाएगा, उसमें तुम चेक करोगे कि बॉक्स ऑफ एक्स सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है तो क्या क्या इंटीजर ले सकता है। हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू आएगी। जब इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और इससे तुम्हारा हमेशा आंसर आएगा। अगर समझ में आया तो नोट करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखोगे, करो जल्दी से, नोट करो। कुछ नहीं विदुर, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है ना, तो यहां पर उठाकर पुट कर दी। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितने हैं, बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 2। अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 यानी 0.5, ये आ गया। और अगर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करा तो एक्स की वैल्यू आ गई। और बताओ अगर कोई डाउट है तो। आयान, लास्ट स्टेप पे हमने ये करे, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। हमने कहा बॉक्स ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। इस इंटरवल में दो ही इंटीजर वैल्यू आती हैं, 0 और 1। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, उठाकर ऊपर वाली सेकंड स्टेप में नोट पुट कर दिया। सेकंड स्टेप मतलब ये डॉट के सामने जो लिखा हुआ है, वहां से फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू आ गई। बॉक्स को और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करा तो एक्स की वैल्यू 0 आई, इन दोनों को ऐड करा तो एक्स की वैल्यू 1.5 आई। ये कह रहे हैं हम। चलो, किसी का नोट करना रह गया हो तो बता देना, थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सोल्व। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अपने मन से, निकाल लो आंसर, मुझे भी नहीं पता ऑब्वियसली कितना आएगा। 3 टाइम्स x माइनस 2 का बॉक्स माइनस 2x इज इक्वल टू, क्या ही लिखोगे, फ्रैक्शन पार्ट x। करो, ट्राई करो, जो भी आंसर आ रहा है। और वेरीफाई करने का हमेशा तुम्हारे पास एक तरीका है, जो भी x की वैल्यू तुम्हारी आ रही है उसको उठाकर दोबारा पुट कर दो इक्वेशन में। अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो मतलब सही है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा मतलब गलत है। करो जल्दी से ट्राई, आसान सवाल है तो 2 मिनट से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। भाई निकाल लो जो भी आंसर आ रहे, बस बता दो कि आ गया, ताकि मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर पाऊँ। कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है मुझे आंसर क्या है। इवन ये भी नहीं पता कि एक्स की वैल्यू आएगी भी नहीं आएगी। हो गया, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्या आएगा। सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा इस चीज में दिक्कत ले रहा है कि x माइनस 2 का बॉक्स लिखा हुआ है और बाकी जगह x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -2 हम उठाकर बाहर निकाल सकते हैं। तो -2 क्योंकि इंटीजर है ना, बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x, 3 इंटू -2, ये बनेगा माइनस का 6, -2। x को तोड़कर हम लिख देंगे बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये काम करेंगे। इक्वल टू में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लेते हैं जितना सिंपलीफाई होता है। x को एलिमिनेट कर दिया, मेन पहला स्टेप तो वही था। अब फ्रैक्शनल पार्ट x एक तरफ, बाकी पूरी
चीज एक तरफ, तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। मैंने शायद ज्यादा बड़ा सवाल दे दिया, चलो देखते हैं जो भी आएगा। ये बनेगा, यहां से मैंने बताया था हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि उसी में काम करना आसान होता है, उसकी रेंज मुझे पता है ना 0 से 1 है। अगर मैं बॉक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बॉक्स की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर आ सकती है, फिर थोड़ा सोचना, कर तो उसमें भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो यहां से हमें मिलेगा कि बॉक्स ऑफ एक्स -6/3 इतना आएगा। अब मैं जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी बॉक्स ऑफ एक्स -6/3 की जो वैल्यू आएगी वो 1 और 0 के बीच में आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3 सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स -6 लेस देन 3। यहां से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए हर जगह 6 ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 6 से लेकर 9 के बीच में। इतना काम बना। अब मैं जानता हूं कि बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर के बराबर ही होगा, तो 6 से लेकर 9 वाले इंटरवल में बॉक्स ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आती है? या तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, या फिर इसकी वैल्यू 7 आएगी, और या फिर इसकी वैल्यू आएगी 8 के बराबर। 9 पर इक्वल टू होता तो 9 भी आ जाता, लेकिन 9 पर इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। यहां से अब हम यूज करके निकालेंगे फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू। 6 पुट करूंगा तो 6 - 6 0 0.30, या फिर क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू आएगी 7 - 6 1/3, और अगर 8 पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू आएगी 2/3। वो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएंगी। लेकिन मुझे मतलब चाहिए किससे, मतलब किससे, एक्स से। एक्स निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 6 और 0 को ऐड करोगे तो आएगा 6, 7 और 1/3 को ऐड करोगे तो 22/3, और अगर 8 और 2/3 को ऐड करोगे तो आएगा 26/3। ये हमारा आंसर है बस। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आई? 3। तो इसी सवाल को वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, या फिर एक्स की वैल्यूज का सम बताओ, वो तो सब कुछ हम कर सकते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ कनिष्का, सही था तेरा, बिल्कुल लास्ट स्टेप में गलत कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, इसको सेट में नहीं लिखनी, नहीं गोपिका सेट में लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2-3 तो वैल्यू आ रही है, लिख सकते हैं सेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज हम नॉर्मली लिख देते हैं ना। जैसे अगर क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है 1 और 2, तो सिंपल लिख देते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, वही वैसे ही। सर इसके क्वेश्चन दे देना प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस तो हो गई, बस अब 1-2 सवाल और दे जाता हूँ, और टॉपिक अपना फ्रैक्शन पार्ट लगभग पूरा हो गया। अगर 1-2 सवाल मुझे करवाने होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। थोड़े बहुत ग्राफ की मदद से करते हैं, कुछ ग्राफ की मदद ली जाती है बनाने में, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे फिर। चलो मैं आज के लिए इतना ही है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। आज का पूरा दिन है, संडे का भी पूरा दिन है, मंडे तक हो जाने चाहिए वो सारे सवाल। ठीक है, यही लिख लो, सोल्व। कुछ नहीं, मैं भी अपने मन से बना रहा हूँ, तुम भी बना सकते हो वैसे तो। 7 इंटू एक्स माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 टाइम्स एक्स, ज्यादा बड़ा जाएगा नहीं, थोड़ा छोटा कर, 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 का बुक्स -2x इक्वल टू x प्लस 7 का फ्रैक्शनल पार्ट। सोल्व। थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखें तो इसमें गलती होंगी, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बॉक्स ऑफ एक्स का स्केप -4 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है,
सोल्व, कंसेप्ट सबका सेम है। अब बार बार वही एक ही सवाल बार बार लिख कर नहीं दे सकता, वो फिर प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं होता। तो अब ये थोड़ा सा लगा है तो अपना दिमाग लगाना कि इसमें क्या करना चाहिए, कंसेप्ट सेम लगेगा। और क्या लिख सकते हो? टू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, डोमेन मत निकाल के ले आना, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है पहले के भी 2 सवाल बच रखे हैं ना, वो सीरीज के सम दिए थे कुछ कुछ। ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये 4 क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे किसी और एक आध टाइप का कंसेप्ट क्वेश्चन करवाना होगा इसमें तो मैं करवा दूंगा, और नहीं तो लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। लोग तो नहीं, पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे उसके बाद लोग पढ़ेंगे। एक ही चीज है वैसे, दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर है, थ्योरी में बहुत अंतर है, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है। समझ में आया आज वाला भाई? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की? ठीक है, नोट्स रिवाइज करोगे घर जाके, तभी क्वेश्चन करने बैठोगे। जो आज क्वेश्चन करें क्लास में, जो तुम्हारे होमवर्क थे उसमें जो जो नहीं हुए थे वो दोबारा ट्राई करोगे। इन 2 क्वेश्चन को एनालाइज करोगे कि ऐसा ही काम क्यों करा, कुछ और नहीं कर सकते, वो सब बातें। जैसे मैंने अब तुम्हें ये बोला, अब वो ये एक एक चीज, मतलब वो जितना सीखने की खुद कोशिश, मतलब वो एक जिज्ञासा सी होगी ना तुम्हारे में। अब मैंने कहा कि हम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को निकालकर इस तरीके से सोल्व करते हैं। बीच में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि हम बॉक्स ऑफ एक्स की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो है 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 6। अब तुम यहां से भी सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कि या तो फ्रैक्शनल पार्ट को बॉक्स की टर्म्स में निकाल लो, या बॉक्स को फ्रैक्शनल पार्ट की टर्म्स में निकाल लो। यहां से मैंने कहा थोड़ा ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, अब ये चीज बोल दी, लेकिन अब ये नहीं मैंने मना कर दिया तो तुम नहीं कर रहे। कोशिश करो, क्या पता इससे भी सीखने को कुछ मिल जाए। तो वो जिज्ञासा तुम्हें खुद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, वो कि हाँ ऐसे भी करके देखते हैं, सही में टफ पड़ता है या सर वैसे ही बोल रहे हैं। करके देखो क्या जा रहा है। जो क्वेश्चन 2 करवाए हैं उनके आंसर तो है ही तुम्हारे पास। जैसे पिछला सवाल करा था उसमें भी क्या था, हमने यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल के देख ली। अब मैं तुमसे कहूं कि ये काम कर लो कि बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और यहां से गेस करने की कोशिश करो कि एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। वो काम करके देखो, तो ट्राई किया करो हर चीज।